तो देखो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि यहाँ पर प्रैक्टिकल सेल क्या होता है ना, उसको समझा था। और मैंने आपको उसके कुछ मोड्स बनाए थे। जब ऑन होता है, ऑफ होता है, तो क्या होता है, ऑन होने में भी एक बार वो बिगर बैटरी से अप्लाई हो रहा है तो चार्ज हो रहा होता है, और एक बार वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से अप्लाई करोगे तो डिस्चार्ज हो रहा होता है। तो उसी को थोड़ा सा और हम एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे आप हेडिंग लिख सकते हैं, प्रैक्टिकल सेल इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि डिस्चार्जिंग मोड की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको बताना है बेटा, उस पॉइंट्स पर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली में ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ऐसा नहीं है कि केवल स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है, लॉसेस पे ही डिपेंड कर रहा है। जो लॉसेस होंगे वो उस पर डिपेंड करेगा। एक्चुअल में कितना लॉसेस होना है ये इंटरनल रेजिस्टेंस में, ये बात जो है इस पे डिपेंड करती है कि आपने एक्सटर्नल क्या रेजिस्टेंस लगाया। यानी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। अगर आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। तो वो डिपेंडेंसी आपको समझाना है यहाँ पर। तो चलिए निकाल के देखते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि सर्किट के किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल आप जीरो मान सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो, ये टर्मिनल्स के अलोंग कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, V। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको जीरो पोटेंशियल पे मान लेता हूँ। तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, V। अगर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो VA माइनस VB V के बराबर। तो B को अगर मैं जीरो ले लूं तो A का पोटेंशियल ऑटोमेटिकली V के बराबर हो जाएगा। इस मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये पूरा कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट है, तो ये जो रेजिस्टेंस का एक एंड है ये जीरो पोटेंशियल से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस कनेक्टिंग वायर में सेम पोटेंशियल होगा। वैसे इस साइड के पोटेंशियल कनेक्टिंग वायर में सेम पोटेंशियल होगा, तो इस साइड जो रेजिस्टेंस है वो कितने पोटेंशियल से कनेक्टेड है, V पोटेंशियल से। देखो, ये सारी चीजें तो आती, और आपको दिख भी रहा है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आपकी करंट फ्लो होती है। ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो ये पोलैरिटी प्लस है, ये माइनस है, और करंट इसमें इधर से एंटर होगी तो ये प्लस, ये माइनस, और कितना ड्रॉप होगा बेटा, I इंटू आर, जो लॉसेस होंगे। वैसे हम V और E के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर आप सोचो कि मैं V से लेकर जीरो तक अगर पोटेंशियल लिखूं, तो देखो ये वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना बेटा, V। आगे बढ़े तो पोटेंशियल घट रहा है, कितना घट रहा है, तो EMF के बराबर। फिर पोटेंशियल बढ़ रहा है माइनस से प्लस, कितना बढ़ रहा है, तो IR के बराबर। और फाइनली इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से देखो V की वैल्यू आ जाएगी EMF अपॉन EMF माइनस IR। हालांकि डिस्चार्जिंग मोड में हमने पहले ही एक क्वेश्चन निकाली हुई थी। आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लेस देन EMF आता था ना भाई। तो यही तो निकाला था हमने, यहाँ पे मैंने इस तरीके से आपको बता दिया। चलिए, तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलें, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले आई की वैल्यू निकालते हैं, पुट करते हैं, देखते हैं फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे ये कैसे डिपेंड करता है। अगर मुझे EMF और R के टर्म्स में लिखना हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं कैसे लिखूंगा। उसके लिए आपको रेजिस्टेंस पे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, ओम्स लॉ। तो अगर हम रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ के हिसाब से चलें, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का है, तो V इज इक्वल्स टू IR होता है। ये तो आपको पता ही है बच्चों। या फिर यहाँ पे करंट की वैल्यू आप लिख सकते हो V बाई आर। खैर, अभी हमारा यहाँ पे पर्पस सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पे हम जो है इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, है ना बेटा। तो यहाँ पे जैसे अपन को पता है कि V इज इक्वल्स टू IR है, तो आप एक काम करो, V इक्वल्स टू IR की वैल्यू ऊपर पुट करो। देखो, इस इक्वेशन में पुट करो, तो ये हो जाएगा IR इज इक्वल्स टू EMF माइनस I स्मॉल r। तो यहाँ से आपको करंट का प्रॉपर वैल्यू मिलेगा EMF और R के टर्म्स में। तो देखो, IR प्लस IR स्मॉल r है ना, ये बचेगा, और RHS में बचेगा आपका EMF ही। और यहाँ से देखो I कॉमन आ जाएगा, तो I की वैल्यू आएगी EMF E अपॉन R प्लस R। देखो बेटा, देखो 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 देखो, ये आया। तो ये आई की वैल्यू आ गई हमारे पास EMF वर्स EMF एंड आर के टर्म्स में, रेजिस्टेंसेस के टर्म्स में, है ना। तो चलिए, ये काम भी हमारा पूरा हो गया। इसके बाद फिर आप देखो बेटा, यहाँ पे ये आई की वैल्यू उठाकर आप यहाँ पुट कर दो, यही फर्स्ट इक्वेशन में। तो आपको जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF और आर के टर्म्स में मिलेगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू ई माइनस IR। तो आई की वैल्यू है EMF अपॉन आर प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर। अब यहाँ पे एलसीएम दो बेटा, तो ये आएगा EMF R प्लस EMF इंटू स्मॉल आर।
माइनस ई एम एफ इंटू स्मॉल आर डिवाइड बाई एलसीएम आ गया आर प्लस आर। सिंप्लीफाई कर दो भाई। सिंप्लीफाई करोगे अगर आप तो आपको देखो बेटा यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिलेगी ई एम एफ इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस आर। देखो बेटा ये है रिलेशन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में और आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में। ध्यान से देखो आप, ये रिलेशन आया और ये रिलेशन साफ साफ बता रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो हम यहाँ से इस पॉइंट को लिख भी सकते हैं। यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि टर्मिनल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस is also depends on external resistance on external resistance on external resistance, है ना। इस तरीके से आप चाहो तो बता सकते हो। अब आप ध्यान से देखो बेटा, तो हमारी मेन इक्वेशन क्या थी, V इज इक्वल्स टू ई एम एफ माइनस आई आर। यहाँ से आप चाहो तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर एंड ई एम एफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो कैसा क्या वैल्यू होगी। यहाँ से अगर आप आर निकालें तो आर की क्या वैल्यू होगी बेटा, ई एम एफ माइनस वी। इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों तो आपके सामने आएगा। और आई की वैल्यू जो है वही आप पुट कर दो भाई, जो हमने निकाला था। यहाँ से पुट कर दो वी बाई आर। देखो हमने यहाँ पे आई की वैल्यू निकाली थी ना, वी बाई आर। तो आप ये वाली वैल्यू पुट कर दो तो स्मॉल आर हो जाएगा ई एम एफ माइनस वी अपॉन वी, इसको लिखेंगे वी बाई आर। तो आर जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो देखो आप स्मॉल आर की वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इस तरीके से बता सकते हैं। अगर ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको पता है कि कितना आने वाला, कितना आप लगाने वाले, है ना। तो इस तरीके से आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी देख सकते हो किसका, जो आपका प्रैक्टिकल सेल। इसके बाद आपसे इसी में कुछ ग्राफ्स पूछे जाते हैं, खास करके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बच्चों ग्राफ्स, है ना। क्या ग्राफ्स पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ वन बाई वन करके। इनको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ ग्राफ फॉर और प्रैक्टिकल सेल और प्रैक्टिकल सेल। तो देखो बेटा कौन कौन से ग्राफ आते हैं। तो जो सबसे पहला ग्राफ है जो आपसे पूछा जाएगा, है ना, केस नंबर, केसेस में मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ इनको। तो देखिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो केस नंबर वन, है ना। तो केस नंबर वन में किसके बीच में ग्राफ पूछा जाएगा, केस फर्स्ट। तो इसमें आपसे बोला गया है कि भाई ईएमएफ वर्सेस कैपिटल आर बताओ। ईएमएफ वर्सेस कैपिटल आर, तो ईएमएफ और कैपिटल रेजिस्टेंस आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में क्या ग्राफ है। तो देखो आप वाई एक्सिस में किसको लोगे बेटा, ईएमएफ को, और एक्स एक्सिस में किसको लोगे बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर को। अब आप खुद सोचो बच्चों कि यहाँ पर ग्राफ कैसे बनना चाहिए। आप एक बार दिमाग से सोचें कि भाई ईएमएफ क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, क्या वर्क डन बाई बैटरी जो पर यूनिट कूलम चार्ज है, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में लाने के लिए जो उसको वर्क डन करना पड़ेगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा क्या। भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो कुछ भी लगा दो, बैटरी की जो ताकत है वो उसी ताकत से उसको खींच के लाएगा ना भाई, उस पे थोड़ी ना कोई दिक्कत होगी। प्लस वन कूलम पे जितना फोर्स वो पहले लगा रहा था, या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कुछ भी दे दो, वो उतना ही फोर्स लगा के उसको लेके आएगा, तो उतना वर्क डन वो करेगा ही करेगा, चाहे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका कुछ भी हो। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के चेंज होने से बैटरी के ईएमएफ पे कोई चेंज नहीं होता। हाँ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाता है, ये अलग बात है, बट ईएमएफ चेंज नहीं होता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, सेम नहीं है ना। तो इस बात का ध्यान देना। तो आप खुद सोचो कि अगर ईएमएफ जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, तो किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू पर ईएमएफ हमेशा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। देखो ये ग्राफ बनेगा। तो अगर आपसे ईएमएफ वर्सेस आर का ग्राफ पूछता है तो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू आर एक्सिस, क्योंकि ईएमएफ हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ईएमएफ वर्क डन है जो बैटरी करता है
और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे वर्क करता है, और वो हमेशा सेम रहेगा चाहे कोई भी वैल्यू हो आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। चलिए दूसरा केस करते हैं। दूसरा केस, दूसरे केस में क्या ग्राफ बनवा सकते हैं भाई? तो केस नंबर 2 में आपसे बोला जा सकता है कि ग्राफ ड्रॉ करो किस किस के बीच में बच्चों, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, है ना। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। अब इनके बीच में कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे? तो हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन है, वहां से हम ड्रॉ कर सकते हैं भाई। बेसिक इक्वेशन कौन सी है? पहले तो मैं यहाँ एक्सिस बना देता हूँ। तो देखो, ये हमारा जो है करंट की एक्सिस है, मान लो, जो एक्स एक्सिस की जगह हम करंट लेंगे और वाई एक्सिस की जगह टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी लेंगे। अब देखो आपके पास क्या इक्वेशन है भाई, क्या इक्वेशन है? हमारे पास मेन इक्वेशन ये थी, E माइनस आई आर, और इसको आप ऐसे लिखो, V इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई एम एफ। तो आप ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरीके, देखो वाई एक्सिस की जगह V है, एक्स एक्सिस जगह आई है, तो ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन नहीं है आपका, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप्स। देखो 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 देखो, एम एक्स प्लस सी टाइप, ये ऐसी इक्वेशन ही तो है बेटा। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। देखो आई की भी मैक्सिमम पावर 1 है, वी की भी मैक्सिमम पावर 1 है, तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन, और जो इंटरसेप्ट है वो ईएमएफ है। तो ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है? जो x, जब x जीरो हो तो स्ट्रेट लाइन y को कहाँ कट करेगी, उसी को तो इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो वो ईएमएफ ई को कट करेगी, है ना। तो एक पॉइंट तो आपको ये मिल गया। अगर आपको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, और वैसे भी आप देखो इसका स्लोप जो है बेटा नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या है भाई? स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, स्ट्रेट लाइन जो है ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो अगर आप यहाँ पे सोचो कि मुझे ये वैल्यू कैसे निकालना, तो वी को जीरो करके देख लो बेटा। वी जीरो कब होगा सोचो? वी जीरो तब होगा, अगर वी जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप खुद सोचो बेटा, आई की वैल्यू हो जाएगी ई एम एफ बाई आर। यानी वी जीरो है और आई की वैल्यू ई एम एफ बाई आर हो गई। तो आई की वैल्यू जब ई एम एफ बाई आर है, तब वी अपने आप क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। तो इस केस में ये आपका ग्राफ बनेगा। देखो ये स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो दोनों पॉइंट्स, इंटरसेप्ट और उसको, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया, स्ट्रेट लाइन। और देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, मतलब इसका स्लोप नेगेटिव हो तो नेगेटिव स्लोप ही बता रहा है। तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ऐसे ही बनना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किया गया। उसके बाद आते हैं थर्ड ग्राफ पर। तो बच्चों तीसरे केस में जो ग्राफ बनेगा, केस नंबर थर्ड में, वो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे किस किस के बीच में? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्योंकि हमने यही तो पढ़ा था, मेन तो हमारा यही था इसमें ये सीखना कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन कैसे डिपेंड करता है वो ग्राफ बताएगा, वेरिएशन कैसा हो रहा है उसका हर पॉइंट पर। तो चलिए इस ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि कैसा वेरिएशन होता है बेटा, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देखते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की एक्सिस है, ये आपकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की एक्सिस है। अब इनका रिलेशन हमने निकाला हुआ है, देखो आप, इनके बीच का रिलेशन तो हमने पहले ही निकाला हुआ है ना बेटा। देखो ध्यान से, क्या था ये? देखो ब्रैकेट में जो है, स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स में जो है, V इज इक्वल टू ई एम एफ आर अपॉन आर प्लस आर। देखो ये, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं बेटा ताकि हम ग्राफ ड्रॉ कर पाए। एक काम करो, नीचे से भी आर कॉमन लो, तो ई एम एफ आर अपॉन आर कॉमन ले लोगे तो वन प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर बचेगा। करके देखो, ये आर और ये आर जो है बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी ई एम एफ अपॉन वन प्लस आर बाई आर। अब इस इक्वेशन को देखो, मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताता हूँ, तो उस पॉइंट से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप सबसे पहले वैल्यू रख के देखो, आर की वैल्यू जीरो रखो बेटा। जब आर की वैल्यू जीरो रखोगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो होगा, तो क्या होगा बेटा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो हो गया, तो ये आर बाई जीरो हो गया इन्फिनिटी, वन प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया, तो ई बाई इन्फिनिटी क्या हो गया बेटा? जीरो। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो है, मतलब ये ग्राफ स्टार्ट करेगा जीरो जीरो से। जब आपका रेजिस्टेंस जीरो है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो है, देखो आपके सामने। आई होप समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो एक काम करो, स्मॉल आर की वैल्यू, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर लो।
जब हम आर बढ़ा रहे हैं और उसकी वैल्यू स्मॉल आर होगी, तो सोचो बेटा कैसा 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 टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की क्या वैल्यू होगी। तो v इज इक्वल टू, देखो ये आर आर के बराबर हो गया स्मॉल आर के, तो ये कैंसिल 1, तो ये EMF बाई 2 हो गया। यानी यहाँ कहीं पर अगर आप देखो, तो जब आपकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, जब यहाँ पे आपकी वैल्यू होती है EMF बाई 2, मतलब यहाँ पे स्मॉल आर जो कैपिटल आर है वो जब स्मॉल आर के बराबर होता है, कैपिटल आर बिकम्स इक्वल्स टू स्मॉल आर, तो जो आपकी इसमें वैल्यू होती है वो EMF बाई 2 होती है। मतलब यहाँ कहीं आपका ग्राफ जो आएगा वो इस पॉइंट को भी कट करता हुआ जाएगा। देखो ये आपको दूसरा पॉइंट मिल गया ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। और पॉइंट भी आप बना सकते हो। देखो और पॉइंट कैसा बनेगा भाई, और पॉइंट कैसा बनेगा, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। एक और केस लेके देखो भाई, यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि अगर आपका आर इन्फिनिटी हो जाए बेटा तो क्या होगा। आर इन्फिनिटी ले जाओ, कैपिटल आर को इन्फिनिटी ले जाओ। देखो यहाँ पे इन्फिनिटी करोगे तो आर बाई इन्फिनिटी 0, तो EMF अपॉन 1 मतलब 1 प्लस 0 1 होगा, और EMF अपॉन 1 EMF। तो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है जो EMF के बराबर हुआ, EMF के बराबर। यानी जब आर इन्फिनिटी पर है, ऑब्वियसली बात है जब आर इन्फिनिटी होगा तो करंट 0 हो जाएगी बेटा, तो सर्किट तो ओपन हो गया। और मैंने बताया था सर्किट ओपन हो जाता है तो आपका जो कौन सा रेजिस्टेंस होता है बच्चों, सॉरी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो EMF के बराबर ही तो होता है। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ मैथमेटिकली भी आ रहा है वो, है ना। इसका मतलब रिलेशन सही है। इसका मतलब यहाँ कहीं EMF है, और ये EMF के बराबर कब होगा आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जब आर इन्फिनिटी पे जाएगा यहाँ पे। अब देखो बेटा ये सारे पॉइंट्स को जोड़ोगे तो एक कर्व मिलेगा। देखो ये इस तरीके का कर्व है, मिलाओ आप सारे पॉइंट्स, देखो इस तरीके का आपको कर्व मिलेगा। ये ऐसा ग्राफ मिलता है, ये ऐसा ग्राफ, देखो इस तरीके का कर्व मिलेगा। आई होप आप समझ पाए होंगे तीनों प्रकार के ग्राफ को। तो अगर आपको ग्राफ पूछे जाए तो आप उसको बना सकते हैं ना बेटा, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें सर्किट प्रॉब्लम्स करने हैं। जो बेसिक बेसिक बातें थी, थ्योरी थी, वो मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है ना, और आप खुद भी ये प्रैक्टिस करेंगे तभी सीख पाएंगे, है ना। मैं कितना भी समझा दूंगा, फिर आपको एक नया सर्किट प्रॉब्लम आ जाएगा तो आप उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आप एप्लीकेशन नहीं सीखोगे। हालांकि मैं बिल्कुल बेसिक से उठाकर अच्छे लेवल पे ले जाऊंगा, है ना, लेकिन आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस से आपसे सर्किट प्रॉब्लम्स बनने वाले नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है ना। चलिए देखिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई। तो जैसे पहला सवाल है, मतलब सवाल सब में सेम है कि करंट इन ऑल द ब्रांचेस निकालना। पहला क्वेश्चन ये है कि 10 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम लगा है। सबसे सिंपल सवाल। हालांकि ये सवाल का आंसर तो आप ओरली भी दे देते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक प्रोसेस समझाना चाहता हूँ बेटा, फिर वो उस बड़े बड़े सवालों में प्रोसेस लगेगी। इसलिए वो दिया है, ये चेक करने के लिए नहीं दिया है कि आपको बनेगा कि नहीं बनेगा। डेफिनेटली आप इसका ओरली आंसर देते हो, लेकिन पहले प्रोसेस समझो, फिर हम बड़े बड़े सवालों में उसको अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो, तो मैंने आपको बताया था सर्किट सॉल्व करते समय किसी भी एक पॉइंट पे आप जीरो पोटेंशियल मान सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल किसी पॉइंट का चेंज हो सकता है, रेफरेंस लेवल चेंज हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता। तो मान लो मैंने 10 वोल्ट की बैटरी में इधर 0 वोल्ट मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग लिखूंगा, लेकिन याद रहे सर्किट के किसी एक ही पॉइंट पे रेफरेंस मानना है, हर जगह नहीं मान सकते आप। तो अगर इसको 0 माना तो ये हाइयर पोटेंशियल है तो 10 वोल्ट हो गया। देखो पोटेंशियल डिफरेंस 10 होना चाहिए। अब ये कनेक्टिंग वायर से जुड़ा है तो ये वाला पॉइंट रेजिस्टेंस का 0 वोल्ट से जुड़ गया, ये वाला पॉइंट रेजिस्टेंस का 10 वोल्ट से जुड़ गया। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्ट आ गया बेटा, 10 10। तो आप करंट निकाल सकते हो, करंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। करंट का फॉर्मूला हो जाएगा 10 माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस डिवाइड बाई 5। तो आपकी करंट आ गई बेटा 2 एम्पेयर, मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है वो 2 एम्पेयर की फ्लो। देखो दिस इज द आंसर। तो ये ऐसा नहीं था कि आप जानते नहीं थे, बट ये प्रोसेस आप समझे है ना, क्योंकि ये ही काम आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है मल्टीपल रेजिस्टेंस है, और आपको पता है कि इनमें सेम करंट जाएगी। जो करंट इस 2 ओम से आएगी वही, मतलब किसी भी डायरेक्शन में करंट हो, इस 2 ओम से जो करंट आएगी वही इस 4 ओम से भी करंट आनी है। तो ऑब्वियसली बात है सीरीज में, तो एक काम करते हैं, करंट निकालने के लिए पहले इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि एक ही ब्रांच में
भाई आप मल्टीपल रेजिस्टेंसेस को सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। बैटरी को वैसे ही रहने दो, बैटरी को नहीं भी करोगे तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इक्विवेलेंटली आप इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हो, देखो। तो थोड़ा सा करंट निकालना आसान हो जाता है, सोचना आसान हो जाता है। जैसे 10 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट बना लो, और भाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये बना गया सीरीज कॉम्बिनेशन 6 ओम, है ना। 2 + 4 यहाँ पे प्लेस कर दिए। अब जैसे कि हमने पहले सीखा हुआ है कि भाई किसी भी एक पॉइंट पर आप जीरो पोटेंशियल मान सकते हो, तो मान लो। भाई हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल, तो ये जीरो हो गया। यहाँ बढ़ गया पोटेंशियल 2 वोल्ट, तो ये भी 2, तो ये भी 2। फिर ये देखो घट रहा है 10, तो 10 अगर घट जाएगा तो 2 - 10 कितना आ जाएगा बेटा, -8। अब देखो जीरो वाला हाइयर है और -8 लोअर है, तो करंट हाइयर से लोअर जाएगी रेजिस्टेंस के थ्रू। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया बेटा इस करंट का, तो ये आया 0 - -8, है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, डिवाइड बाई इसमें 6 ओम, तो ये हो जाएगा 8/6। तो ये आ जाएगा बेटा करंट की वैल्यू आपकी कितनी, 4/3 एम्पियर। देखो ये इस क्वेश्चन में करंट का आंसर है। तो देखो आपको समझ में आया, जो हमने पिछले पॉइंट्स पढ़े थे उनका यूज करते हुए कर लिया, बड़ी आसानी से आंसर आ गया। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब कहीं पे भी आप जीरो मान सकते हो बच्चों, है ना। 0.0 पोलैरिटी आप कहीं भी मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक जगह मानना है। आपका आंसर कभी भी चेंज नहीं होता अगर आपने उसको ढंग से सॉल्व किया है तो मेरा आपको सजेशन यही है कि आप 0 पॉइंट वहां माना करो जहां ज्यादा से ज्यादा ब्रांच कनेक्टिंग वायर से जुड़ी हो। तो उससे फायदा क्या होता है कि कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस हर जगह पे पोटेंशियल सेम होता है, तो वो हर ब्रांच का जो पॉइंट कनेक्टिंग वायर से जुड़ा है वो सब के सब जीरो हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ 0 वोल्ट मानूं, तो ये जीरो अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है इस कनेक्टिंग वायर से जुड़े हैं, और कनेक्टिंग वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। फायदा मुझे ये हुआ कि मुझे तीन तीन जगहों पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ये कनेक्टिंग वायर से सब सेम हो जाएंगे। इसलिए आपको वहां जीरो मानना चाहिए जहां ज्यादा से ज्यादा वायर कनेक्टेड है। आई होप आप समझ पा रहे हो। अच्छा अगर ये जीरो है तो देखो यहाँ पे 10 वोल्ट बढ़ गया, तो ये 10 वोल्ट है, तो ये भी कनेक्टिंग वायर से जुड़ा है, ये 10 वोल्ट है। ये जीरो है तो यहाँ पे कितना वोल्ट है बेटा, 4 वोल्ट है। देखो हर जगह पे पोटेंशियल लिख लिया, अब करंट लिखना कौन सी बड़ी बात है, लिख दो। इस वाली ब्रांच में करंट कितनी है, 10 - 0, पोटेंशियल डिफरेंस 10 हो गया, डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 5 एम्पियर। इस वाली ब्रांच में कितनी करंट है बेटा, तो ध्यान से देखो 10 और ये 4, तो नीचे की तरफ आएगा हाइयर से माइनस लोअर, तो 10 - 4 कितना हो जाएगा बेटा आपका 6, 6/2 कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। तो देखो ये आ गया 3 एम्पियर। अगर आपको इस वाली ब्रांच में निकालना है तो भी निकाल सकते हो, देखो इस वाली ब्रांच से 3 एम्पियर जा रहा है, इस वाली ब्रांच से 5 एम्पियर जा रहा है। तो भाई इस नोड से अगर दोनों करंट आउट गोइंग है तो कोई करंट आई भी तो होगी, जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। ये तो बेसिक रूल है ना। ये तो 10th से आप पढ़ते आ रहे हो, तो किसी भी पॉइंट पे जितनी करंट आती है उतनी करंट जाती है। तो यहाँ से कितनी करंट आनी चाहिए, यहाँ 3 गई, यहाँ 5 गई, यहाँ 3 गई, तो यहाँ से आई कितनी हुई 8। भाई 8 का ही तो डिवीजन हुआ है 5 में और 3 में। और आप इसको चेक भी कर सकते हो सही है कि नहीं, देखो यहाँ से 5 एम्पियर आया, यहाँ से आपका 8 एम्पियर गया, तो यहाँ से कितना आना चाहिए था 3 एम्पियर, तब दोनों मिलकर 8 बनेगा। और देखो इस ब्रांच में 3 एम्पियर है, मतलब बिल्कुल सब कुछ जो हमने सीखा है वो सब कुछ सही बैठ रहा है। इसका मतलब जो आपने आंसर निकाले वो बिल्कुल करेक्ट है। देखो इस तरीके से आप हर ब्रांच में करंट निकाल सकते हो। देखो बेटा जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आपको किसी एक ब्रांच में करंट पूछता है या पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है, मैं तो सब निकलवाना सिखा रहा हूँ ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए जब आप प्रैक्टिस कभी करें तो आपको किसी ब्रांच में पूछी जाए, आप सब निकाल के देखा करो, है ना, तो उससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। चलिए और देखिए और क्वेश्चंस में कराता हूँ बेटा। अच्छा इसमें जैसे मैंने आपको बोला था कि पोटेंशियल आप कहीं पे भी जीरो मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताता हूँ फिर से, जीरो कहीं और मानकर, क्योंकि भाई क्लैरिटी बहुत जरूरी है ना। हम चीजों को सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने में हमें बेसिक बेसिक बातें हैं। ऐसा ना हो कि आप कहीं पे फंस जाएं फिर बोले सर ने तो गलत बताया था। भाई मैं आपके सामने प्रूफ करके बता देता हूँ, अगर गलत होगा तो अपने आप गलत आएगा। देखो वही सर्किट है, ये 4 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 2 ओम। इसमें हम करके देख लेते हैं भाई, कि जरूरी थोड़ी ना नीचे माने, किसी भी एक पॉइंट पे मानना है जीरो, वो कहीं भी माना जा सकता है। मैं तो ऊपर मान लो भाई, लो ऊपर मान लो ये जीरो तो ये जीरो। अच्छा ऊपर जीरो माना तो ये 10 घट रहा है तो ये -10 हो गया, तो ये भी -10 हो गया, कनेक्टिंग वायर से जुड़ा है तो ये भी -10 हो गया। और ये देखो बढ़ रहा है,
तो -10 से 4 बढ़ रहा है, तो 4 बढ़ा दो तो -6 हो जाएगा, +4 करोगे तो -6 वोल्ट आएगा। अब आप निकाल लो भाई करंट। अब क्या दिक्कत है, अब निकाल लो। पोटेंशियल तो हर जगह पे लिख गया, देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं। देखो ये हाइयर है, -10 लोअर है, तो हाइयर माइनस लोअर, 0 माइनस -10, तो +10 बचेगा। अब डिवाइड बाई 2 तो ये आ जाएगा 5 एम्पियर। यहाँ पे देखो 0 हाइयर है, -6 लोअर है, तो नीचे की डायरेक्शन में करंट है 0 माइनस -6, तो 6/2, तो ये हो गया 3 एम्पियर। और ऑब्वियसली बात है, यहाँ से 3 एम्पियर निकला है, यहाँ से 5 निकला है, तो यहाँ से कितना आएगा, 8 एम्पियर। देखो वही आंसर है जो आपके ऊपर आंसर था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी भी एक पॉइंट पे जीरो मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेफरेंस लेवल कहीं भी चूज, लेकिन याद रहे एक ही जगह जीरो मानना। ऐसा नहीं ऊपर भी जीरो मान लिया, नीचे भी फिर समझ में नहीं आया तो जीरो मान लिया, बोले 0 0 सेम पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट जाएगी, करंट भी जीरो, लो गलत हो जाएगा भाई। ऐसा काम नहीं करना है ना, इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। तो आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो पोटेंशियल लिखना आना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। पोटेंशियल अगर आपको लिखना आता है तो करंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ओम्स लॉ लगाओ करंट निकाल निकल जाएगी। तो इसको बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए।